जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो बहुत दिनों के बाद आज क्लासेस वापस से रीस्टार्ट होने जा रही हैं। द रीजन बीइंग दैट वी वर बिजी इन फाइनेंस एसआई एग्जाम। अब वो एग्जाम हो चुका है संडे को। अब के बाद आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलरली आएंगी, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही थी, इसी तरह से आपकी क्लासेस आती रहेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन भी एक क्लास आपकी आती रहे। उसके साथ जिस दिन आपकी क्लास नहीं आती है उस दिन आपने जो सुपरवाइजर का बाकी पोर्शन है स्पेशलाइजेशन को छोड़ के उसको कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हम अपना यूनिट सेकंड कर रहे थे। यूनिट सेकंड में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को स्टार्ट किया था। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ठीक करना है, ये सारा डिस्कस करा था। देन फोबियाज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको होम असाइनमेंट भी दी थी और आपसे बहुत बच्चों ने अपने डिफरेंट फोबियाज जो है कमेंट सेक्शन में लिखे थे। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओसीडी। ओसीडी के बारे में हमने पढ़ा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। आज हम जीएडी के बारे में पढ़ेंगे, पैनिक डिसऑर्डर और पीटीएसडी, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूंगा जो ऑलरेडी हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले एंजाइटी क्या है। एंजाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन है। जब कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत पास एग्जाम आ रहा है, तो आपको टेंशन हो रही है, दैट इज एन एंजाइटी। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू अ सिचुएशन, ठीक है। ये होता है लाइफ चेंजिंग इवेंट में, ये चीज होती है। बट अगर यही चीज फ्रीक्वेंट हो जाए, बार बार होने लगे, इंटेंस हो जाए, मतलब बहुत बढ़ के आपकी लाइफ में एंजाइटी आ जाए, इस चीज को बोलते हैं डिसऑर्डर। तो वो क्या बन जाता है, डिसऑर्डर। देखो, एंजाइटी इज अ नॉर्मल थिंग बट एंजाइटी डिसऑर्डर इज एन एबनॉर्मल डिसीज। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स ही हैं एक तरह के। फोबिया क्या है? फोबिया मतलब वर्ड का मतलब ही होता है फियर ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज से डरते हो, एक इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, आपको बोलेगा इंटेंस इरेशनल परसिस्टेंट फियर ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फोबिया बोलते हैं। मतलब इंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, इरेशनल होता है जिसका कुछ साइंटिफिक बेसिस हो, इरेशनल मतलब जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे ही मतलब अंधेरे से डर रहे हो, वहां कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो आपका एक फोबिया में आ जाता है। आप कईयों को बुक्स पढ़ने का भी फोबिया होता है, तो ये इरेशनल थिंकिंग है, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंस इरेशनल परसिस्टेंट फियर ऑफ समथिंग, मतलब लंबे समय तक चलने वाला फियर ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं फोबिया। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे को एस्ट्राफोबिया है, इसी तरह हीमोफोबिया भी होता है, जीनोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। डिफरेंट तरह के फोबियाज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। आई होप फोबिया भी आपको क्लियर है। देन हमने पढ़ा था ओसीडी। ओसीडी की फुल फॉर्म थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एग्जाम में ना कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखो, ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेसिव मतलब आपको लॉन्ग लास्टिंग ऑब्सेशन है किसी चीज का, ठीक है, तो वो आ गया आपका ऑब्सेशन एक पॉइंट तक, ठीक है। बट अगर आपको उसका डिसऑर्डर बन जाएगा, दैट इज नोन एज ऑब्सेसिव, ठीक है। ऑब्सेसिव वो ओसीडी डिसीज का पार्ट है। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में वो आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका रिपीटेटिव अगर कोई चीजें आप करते रहते हो, एक रिपीटेटिव थॉट, फॉर एग्जांपल आपने अपनी बेडशीट के, कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बेडशीट ठीक करते हैं, फिर वो 2 मिनट का वापस करते हैं, नहीं ये खराब होगी, नहीं ये खराब होगी, है वो ठीक ही है। कई बार हैंड वॉशिंग का मैंने आपको बताया, तो ये बेसिकली इनको बोलते हैं कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये दोनों मिल के क्या बनते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको ये सारा रिवाइज हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहला लेक्चर देख लेना। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे ना, 10 तक क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, 11 क्वेश्चन बेसिकली जीएडी का है। तो मैं पहले आपको ना थोड़ा सा जीएडी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है। जीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएडी की फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड, वेट फॉर अ व्हाइल, क्या हो गया इसको, जीएडी की फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड, पहले तो फुल फॉर्म लिखो, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सर ये कौन सा नया डिसऑर्डर आप ले आए हो? तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, मैंने नहीं लाया। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली ये एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, पहले आप याद रखो, यहीं से आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। अब बोलोगे सर ये फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी क्या होती है? फालतू की टेंशन, बस। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? फालतू की टेंशन। अगर सपोज करो आप यहां पर बैठे हो, कहीं होते ना, एक होता है, एक मदर है, उसको अपने बच्चे की थोड़ी टेंशन है, ठीक है, वो सब मदर को होती है। एक होता है फालतू की टेंशन लेना, अभी मेरा बेटा ऑफिस में ये कर रहा होगा, दिस दैट, ये जो एक्स्ट्रा टेंशन स्टार्ट हो जाती है ना, दैट इज नोन एज फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। इसी को बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब फालतू की टेंशन लेना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा भाई कहीं बाहर पढ़ रहा है या पीजी में रह रहा है, एक तो है मुझे उसकी टेंशन है, वो गुड है कि मतलब वो पढ़ाई भी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, दिस, एक मैं हर टाइम यही सोचता रहूं वो पढ़ रहा होगा, खा रहा होगा, ये कर रहा होगा, घूम रहा होगा, दिस दैट, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। कई बार आपको किसी की अपने दोस्त की टेंशन होती है, वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा, वो मजे मार रहा होगा और आप टेंशन में रहोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया। इसको फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं।
अब एग्जाम में ना इसके लिए ना एक कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, कैसे फोबिया के बारे में बताया था, वहां पर अगर एग्जाम में ये पूछा हो इंटेंस इरेशनल परसिस्टेंट फियर ऑफ समथिंग, तो आपने फोबिया पे मार्क करना है। इसी तरह इसके लिए कैसी स्टेटमेंट आएंगी, जीएडी के लिए आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, डैश इज ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है, डैश इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। देखो ऐसे एग्जाम में बोला जाएगा डैश इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है दैट कॉजेज फियर, आपको डर लग सकता है, टेंशन हो सकती है, और कांस्टेंट फीलिंग हो सकती है ओवरवेल्म्ड की, ठीक है, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, मतलब एक स्ट्रांग इमोशन, मतलब समझ नहीं आता है हमें कि कैसे रिएक्ट करें उस पर। ये सारी फीलिंग्स जीएडी में होती हैं, मतलब एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो डर भी देगा, टेंशन भी देगी, फियर भी होगी, वरी भी होगी, याद रखना फियर, डर भी होगा और टेंशन भी होगी, और ऐसा आप ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कैसे रिएक्ट करोगे किस सिचुएशन आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स कहां पर होती हैं, जीएडी में होते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर टेंशन हो, फियर हो, दोनों चीजें एसोसिएटेड चलें, वो कहां पर होती है, जीएडी में। फोबिया में फियर होता है, इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है, दैट इज नोन एज फोबिया। और यहां पर फोबिया, यहां पर जीएडी में फियर एज वेल एज आपको वरी भी होगा, ये चीज याद रखना, ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो जीएडी एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, बेसिकली ये डेवलप कैसे होता है, ये डेवलप होता है जब आपका कोई अनएक्सपेक्टेड इमोशन है, ठीक है, और फिजिकल ट्रॉमा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होता है एक्सपेक्टेड इमोशन, एक्सपेक्टेड, मैंने आपको बताया ना, एक लिमिट तक आपको किसी के लिए वरी करना इज गुड, ठीक है। अगर एक मदर है वो बच्चे के लिए वरी करिए, दैट इज गुड। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, उसका छोटा सा बेबी है, अगर वो बेबी किसी ने उठाया है, एक मतलब यंग बंदे ने उठाया, तो एक तो होता है थोड़ी टेंशन होना, एक होता है उसको एक बड़े बंदे को बच्चा देते हुए भी टेंशन हो रही है, वो उसने उठाया होगा नहीं उठाया होगा, नीचे रखा होगा, दिस दैट, ये सारा चलना, ये बन जाता है जीएडी। ये बेसिकली वही होता है, अगर आपको किसी चीज के लिए ज्यादा ऑब्सेशन है, आप उससे ज्यादा एसोसिएटेड हैं, तो ये चीजें वहीं से सारी डेवलप होती है, ठीक है। आई होप ये आपको जीएडी समझ आ गया। ये एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है, फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर है, फालतू की टेंशन लेना बेसिकली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, जीएडी के सारे क्वेश्चन अब हम निकाल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, किसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी बोला जाता है, ओसीडी को, फोबिया, जीएडी, पीटीएसडी, तो किसको बोला जाता है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी को बोला जाता है, ठीक है। आप बच्चों का ये कहना था कि सर आप एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाते हो, तो हमें थ्योरी में समझ नहीं आता, एमसीक्यू समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने अब ये भी सोचा है कि फॉर एग्जांपल कोई मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, फॉर जीएडी का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो पहले मैं आपको जीएडी समझा दूंगा, फिर उस पर 3-4 एमसीक्यूज लगवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ना, जो पुरानी मैंने थ्योरी की वीडियोज डाली हैं, अब सभी बोल रहे हैं कि उन पे एमसीक्यूज लाओ। देखो पहले एक बार सिलेबस मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज लाने हैं। अभी आपकी एग्जाम की डेट भी नोटिफाई नहीं हुई है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग, वी आर हियर फॉर यू। तो हम अगर हमने ये स्टार्ट करा तो कुछ सोच समझ के स्टार्ट करा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइटी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव वरिंग अबाउट एवरीडे इवेंट, जहां पर आप एक्सेस में टेंशन लेते हो अबाउट एवरीडे इवेंट्स, हर रोज के इवेंट्स और सिचुएशंस के बारे में, एंड फ्राइटन, डर भी जाते हो बहुत इजीली विद एवरीडे स्ट्रेस इन हिज लाइफ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या चीजें, एक्सेसिव वरिंग, टेंशन भी है और फियर भी है, फ्राइटन मतलब फियर। मैंने आपको बोला जहां पर टेंशन और फियर दोनों चीजें आएंगी, वो चीज क्या होती है, पैनिक अटैक, ओसीडी, फोबिया या जीएडी। पैनिक अटैक्स तो आज हमने पढ़ने, बेसिकली वो क्या होता है, जीएडी। अगर सिर्फ टेंशन फियर की बात होती है, आप समथिंग इरेशनल चीज की, तो हम फोबिया करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे टेंशन भी है एज वेल एज फियर भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। यार ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो साइन सिम्टम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जीएडी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब सभी हैं इनमें से जीएडी के सिम्टम्स, कौन सा नहीं है। देखो पहले खुद ट्राई करा करो यार क्वेश्चन, मतलब अब आपको समझ आ गया है कंसेप्ट, एक बार समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन निकालने में दिक्कत नहीं हो जाए। पॉज करा करो, जरूरी नहीं है सब चीजें मैं ही करवाऊंगा या कोई टीचर ही करवाएगा, आपने पता पॉज करना है यहाँ पर और देखना यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, देखना आई एम डैम श्योर कि आप उसका आंसर निकाल दोगे। तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जीएडी के, रेस्टलेसनेस, भाई अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो रेस्टलेसनेस रहती है, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर तो रेस्टलेसनेस रहती है, फटीग, थकावट भी रहेगी, मसल टेंशन भी होगा। लीवर पेन इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, तो लीवर पेन नहीं है, इसका पूछा था, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, लीवर पेन नहीं है, ठीक है। तो 3 हमने देख लिए, रेस्टलेसनेस, फटीग, मसल टेंशन। और भी बता देता हूं, एक होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। भाई जहां पर भी टेंशन आ गई ना, तो नींद तो गई भाई, भूल जाओ नींद, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस भी यहां पर होगी, जिसको कहते हैं इंसोम्निया,
सुना हुआ ना वर्ड, इंसोमिया या इंसोमनिया बोलते थे वो। यार एक सॉन्ग भी था पंजाबी में, पहले एक बड़ी देर पहले सुना था, क्या था वो, कहती दिल नहीं हो लगदा तेरे बिन, अख नहीं रोंदी, अख नहीं सोंदी रात, नहीं कुछ ऐसे करके सॉन्ग था। उस सॉन्ग का नाम ही इंसोमनिया है, ठीक है। वहां पर उसको स्लीप डिस्टर्बेंस है बेसिकली, आपको समझा रहा हूँ। तो वो एज अ एक जीएडी का सिम्टम है, ठीक है। तो ये सॉन्ग था इंसोमनिया इसका नाम, वो बहुत खतरनाक सा सॉन्ग है, आप देखने नहीं चल जाना, वो पता नहीं लड़का फांसी लगा देते लास्ट में, कुछ ऐसा होता है। इंसोमनिया स्लीप डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद है। फिर इरिटेशन होती है, जिस पर्सन को एंजाइटी होगी, किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, डर होगा, तो भाई वो इरिटेशन तो होगी ना, इरिटेबिलिटी भी इसमें होती है, ठीक है। और भाई अगर कोई पर्सन है जिसको ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या कंसंट्रेट कर पाएगा पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप सभी अभी पता क्या सोच रहे होगे कि हम सबको ये बीमारी है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारी भी कंसंट्रेशन नहीं लगती है, नींद तो आजकल किसी को भी नहीं आती है, वैसे भी आजकल फ़ोन छोड़ के टाइम है, इरिटेशन तो सभी रहते हैं, रेस्टलेसनेस तो वैसे भी थोड़ा पड़ के हो जाती है। बेसिकली इनमें से कोई एक चीज़ होने से हम ये नहीं बोल सकते कि किसी को जीएडी है। एटलीस्ट 3-4 या उससे ज़्यादा अगर इनमें से सिम्टम्स हो, फिर कंसीडर किया जाता है कि किसी को जीएडी है, ठीक है। जीएडी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसके साथ एक एसोसिएटेड चीज है, मैं आपको वही बता देता हूं जो हमें पता होना चाहिए। एक होता है गाबा। गाबा बायोलॉजी के यहाँ पर बच्चे होंगे तो उनको पता होगा मेरे से अच्छा। गाबा बेसिकली इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इनको? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर। अब आप बोलोगे सर इसका क्या लिंक है यहाँ पर? तो बहुत बड़ा लिंक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है स्ट्रेस को रेगुलेट करना, स्ट्रेस को रेगुलेट कंट्रोल करना। जब भी हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस, हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, तो ये गाबा जो है न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने से क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल होता है। और जब भी हमारी बॉडी में अगर इनकी डेफिशिएंसी है, उस केसेस में जीएडी की प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। इसका मैंने आपको बायोलॉजिकल भी एक रीजन बता दिया, अदर भी रीजन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं स्ट्रेस वाली, बट गाबा के साथ मेनली एसोसिएटेड ये है कि गाबा ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में गाबा की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में गाबा कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रेस प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाता और ये जीएडी वाली डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो जीएडी जो है ना वो बायोलॉजिकली भी हो सकता है, मतलब हमारे जेनेटिकली भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। जेनेटिक तो चलो हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब जीन्स में ही आ गया, बट अगर साइकोलॉजिकली वी शुड वर्क ऑन दैट। और मैं आपको ये एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखो आज के टाइम में हर पर्सन की लाइफ में, क्योंकि लाइफ ही इतनी रनिंग है, स्ट्रेस बहुत है, ठीक है। अब इस स्ट्रेस से दूर रहने का बेस्ट तरीका क्या है? आप एक तो सबसे पहले आप अपनी हॉबी कोई है तो उसको फॉलो करो। हर एक पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस वाला फेस आता है, मेरा भी आया होगा। मैं तो अपनी हॉबी के साथ चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मेरा पैशन है तो मैं टीच करता रहता हूँ, तो मेरा चलता रहता है काम। दूसरा तरीका है, अगर किसी को सच में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें याद नहीं रहती है उसको, वो बैठ के पढ़ रहा है और फालतू चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि अभी 1-2 एग्जाम हुए ना, उसके बाद बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है, वो कहीं ना कहीं से मेरे तक पहुँच ही जाते हैं और मतलब वो इतने स्ट्रेस में है ना, कोई कहने की बात मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उनका पेन मुझे फील होता है, यार ये मतलब क्या कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आप थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करा करो। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने जस्ट बैठना है, अपना दिमाग फिक्स करना है टुवर्ड्स समथिंग, एक फोकस करना है, इससे आपकी सच में कंसंट्रेशन बढ़ती है। और दूसरा, आप जिस जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, थोड़ा ना उसके साथ जुड़ो, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ा करो, ठीक है। अगर आप पूजा पाठी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ लिटरली, बट कुछ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने से ना हमारा जो ये एक हमारा जो स्पेक्ट्रम छोटा सा बना हुआ है ना, जो एक ही चीज़ तक कन्फाइंड है, हमारी फैमिली सिर्फ, ठीक है, एक सिर्फ हमारा गोल, ये इससे खुलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में इन चीज़ों से बढ़ के भी कोई चीज़ है, यूनिवर्स है, ये मतलब आपको ये चीज़ें दिमाग में आएंगी ना, तो फिर आपका ये स्ट्रेस वाला फेस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये चीज़ें भी साथ साथ मॉरल लेसन लेके जाना। आई होप ये ज़्यादा ही हो गया आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक हमने जीएडी को अच्छे से कवर कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय जीएडी? से कौन सा ग्रुप जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है? भाई ये आप सब आंसर करो। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, भाई उसको तो पता ही नहीं है, वही तो लाइफ है एंजॉय करने वाली, 5 साल के नीचे वाली, उसमें क्या जीएडी है? चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 7, नहीं, ये भी इंजॉयबल फेस होता है। ओल्ड एज पॉपुलेशन में भी जीएडी नहीं देखा जाता। जो एडोलसेंट और यंग एडल्ट है ना, उनके बीच में जो है जीएडी वाली डिसीज जो है, मेनली जो डिसऑर्डर है आई यंग एज में रहे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, पैनिक डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज। अब आ गया पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। एक हमने जीएडी कवर कर लिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इससे पहले ओसीडी वगैरह हम देख चुके हैं, फोबिया। अब है पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखो सिंपल है, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है?
देखो पैनिक होना इज नॉट अ डिसऑर्डर। पहली बात, पैनिक सिंपली होना इज नॉट अ डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई छत से गिर गया, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया, तो भाई ये यूजुअल है कि मैक्सिमम लोग वहां पर पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम डिसऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे। बट ये नॉर्मल चीज है, पैनिक हुआ जा सकता है। बट डिसऑर्डर ये तब बन जाता है जब आपको फ्रीक्वेंट, ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, और अनएक्सपेक्टेड मतलब एक होता है एक्सपेक्टेड, एक हुआ एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा तो आपको पैनिक अटैक आया, तो दैट इज मतलब हो सकता है, वो चीज पॉसिबल है, वो पैनिक अटैक हो सकता है। बट एक अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है और आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पैनिक डिसऑर्डर। इस सिचुएशन को बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। देखो यार, एक तो हमें एक बार कुछ ऐसे डर लगता है तो हम उसको डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब यहां पर देखो, जो पैनिक डिसऑर्डर की भी डेफिनेशन ये है कि फ्रीक्वेंट होना चाहिए, पैनिक अटैक फ्रीक्वेंट आने चाहिए और अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए होना चाहिए। एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ भी नहीं हुआ है और आपको तब भी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपको पैनिक डिसऑर्डर कंसीडर किया जाएगा कि आपको पैनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बेसिकली होता क्या है, ये पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एक इंटेंस फीलिंग होती है फियर की, सडन, अचानक। पैनिक अटैक में सडन चीज होता है, पैनिक अटैक में क्या होता है, सडन और इंटेंस। सडन मतलब अचानक होती है और बहुत ज्यादा होती है, इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर। ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कहीं पर लिख लो, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, सडन एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है। तो सडन होता है, पैनिक अटैक सडन होते हैं, अचानक आते हैं, और इंटेंस फीलिंग होती है डर की। जो कुछ सिम्टम्स इनकी वजह से होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है, ये सारे पैनिक अटैक के सिम्टम हैं। बट याद रखना कि पैनिक अटैक्स जो होते हैं, अगर एक्सपेक्टेड चीज के लिए हम उसको पैनिक डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। ये चीज अगर पैनिक फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, सडन आ रहे हैं, ठीक है, अचानक आ रहा है और बहुत इंटेंस डर लग रहा है आपको, उस केस को हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी ने एक्सीडेंट देख लिया तो हम ये नहीं बोलेंगे, वो डर गया तो हम ये नहीं बोलेंगे इसको पैनिक डिसऑर्डर, कभी नहीं बोलना, ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट इज ऐसी चीज, जब इतनी खतरनाक चीज होती है तो वो डर लगना ही स्वाभाविक ना, ठीक है, तो वहां पर नहीं आप मान सकते कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। तो पैनिक डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज, यहां पर कौन सा आंसर होगा, सडन एंड रिपीटेड पैनिक अटैक्स, फियर ऑफ हाइट एंड वाटर, यार ये तो कुछ हो रही है, फियर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, ये भी नहीं है, कंफ्यूज द स्टेट ऑफ माइंड, ये भी नहीं है, सडन एंड रिपीटेड, सडन अचानक और बार बार पैनिक अटैक्स का आना, दैट इज नोन एज पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, पैनिक डिसऑर्डर के साइन सिम्टम्स सभी हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इनमें से कौन सा नहीं है जो पैनिक डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन डिसऑर्डर के टाइम में वो होता है पैनिक डिसऑर्डर, डिजीनेस वाली स्टेट वो भी होती है। डिजीनेस वाली स्टेट का मतलब क्या होता है, डिजीनेस होता है जब आप ऐसे लो फील कर रहे हो तो फेंट वाली कंडीशन, सर घूम रहा होता है, दैट इज नोन एज डिजीनेस स्टेट। ये तीनों ही होते हैं पैनिक डिसऑर्डर के टाइम। इसमें ऑप्शन डी तक है, इन्होंने पूछा ना कौन सा नहीं होता, नन है, मतलब इनमें से ये सारे हैं, बेसिकली ये सारे ही साइंस एंड सिम्टम्स हैं पैनिक डिसऑर्डर। उसके साथ साथ हार्ट बीट का बढ़ जाना, ट्रेम्बलिंग, कांपने शुरू हो जाना, फेंट हो जाना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ गया हमारा लास्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, पीटीएसडी डिसऑर्डर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पीटीएसडी की अगर फुल फॉर्म समझ आ गई ना तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। पीटीएसडी होता है, बहुत सिंपल है यार। पीटीएसडी क्या है, पी की फुल फॉर्म है पोस्ट, टी ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक एज स्ट्रेस, और डी तो हम देख ही रहे हैं डिसऑर्डर, ठीक है। क्या है ट्रॉमेटिक, कोई ट्रॉमा हुआ उसके पोस्ट मतलब बाद में जो आपको स्ट्रेस हुआ, दैट इज नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई भी ट्रॉमेटिक चीज आपकी लाइफ में, ट्रॉमा मतलब कोई भी खतरनाक चीज, फॉर एग्जांपल एक कोई टेरर अटैक हो गया, किसी ने वो टेरर अटैक देख लिया, अब उसका दिमाग में वो चीज रहेगी लाइफ टाइम, उसकी वजह से जो उसको स्ट्रेस बनेगा उस इंसिडेंट की वजह से, उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल वॉर होती है, जैसे अभी देखो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, इजराइल पैलेस्तीन में भी वॉर चल रही है। देखो वॉर तो थोड़े टाइम होती है, बट वॉर का इम्पैक्ट जो है ना वो पर्सन की मेंटल हेल्थ में लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। उनके वो इंसिडेंट अभी भी, मतलब जब इंडो पाक में जब हमारी सिचुएशन हुई थी कि पार्टीशन हुआ था, तब की यादें जो पुराने लोग हैं उनके दिमाग में अभी तक हैं, स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे सेक्सुअली अब्यूज्ड,
अगर किसी गर्ल के साथ सेक्सुअली अब्यूज जैसी चीज़ें होती हैं तो इस चीज़ का ट्रॉमा उनको मतलब कितनी देर तक रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी किस चीज़ में आती हैं, ये सारी आती हैं पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई भी ऐसा ट्रोमैटिक इंसिडेंट हुआ, वॉर, सेक्सुअल हरासमेंट, दिस काइंड वाला, तो इसकी वजह से अगर उसके बाद भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस और डिसऑर्डर मेंटेन रहता होता है, वो इसकी वजह से होता है किसी ट्रोमैटिक इंसिडेंट की वजह, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ऑप्शन ए ट्रोमैटिक इवेंट सच एज वायलेंस, अटैक्स एंड वॉर्स, ओसीडी, बोथ, नन, यार ये आपको पढ़ा दिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रोमैटिक इवेंट सच एज वायलेंस, टेररिस्ट अटैक्स, वॉर्स एटसेट्रा, इनकी वजह से PTSD होता है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, सिम्टम्स ऑफ PTSD इंक्लूड, तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या हमें बताने, हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, फ्लैश बैक एंड इंट्रूसिव मेमोरीज आएंगी, आउटबर्स्ट एंगर होगा, ऑल, ठीक है। देखो ये कितने सिंपल मतलब आंसर्स फ्रेम है, इसी तरह एग्जाम में आएंगे और आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आपको PTSD है, पोस्ट ट्रोमैटिक अगर आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगी। भाई अगर आपको कोई गंदे थॉट्स आ रहे हैं, आपकी पास्ट के एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको हिला दिया है, और वो इंसिडेंट के अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो भाई आप कंसंट्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सिंपल थिंग है। तो बेसिकली ये तो सिम्टम है। फ्लैश बैक एंड इंट्रूसिव मेमोरी, तो वो मेमोरीज आपको आ रही है, बेसिकली यही तो डिसऑर्डर है, तो ये भी है। अब अच्छा अगर देखो आपके पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और वो प्लेजर देने वाला है, आपको खुशी प्रोवाइड करने वाला है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। बट एक ट्रोमैटिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअली अब्यूज किया गया आपको, आपके साथ बदतमीजी करी गई है, या आपके ऊपर आपकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है, तो भाई आपको कोई अच्छा तो फील नहीं होगा ना, वो गुस्सा ही आएगा। तो बेसिकली आउटबर्स्ट एंगर भी होता है इस केस में। तो सिम्टम्स PTSD में ये सभी आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव आर द सिम्टम्स ऑफ PTSD। इसको छोड़ के और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक होती है, हमें नर्वसनेस रहती है, लिख लो ये जो बोल रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे। हेडेक होती है, नर्वसनेस रहती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट भी PTSD में आते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सीवियर एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, ये सारे बेसिकली जो कंडीशंस हैं, ये सिम्टम्स बन जाते हैं PTSD के। और कभी भी ये चीज़ याद रखना, एक सिम्टम की वजह से आप ये नहीं बता सकते कौन सा डिसऑर्डर है, एटलीस्ट 3-4 सिम्टम्स होते हैं, 4-5, तो फिर आप उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो। जो भी आपके साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं वो एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि इनको ये वाला डिसऑर्डर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज PTSD is characterized by persistent thoughts, memories or dreams related to अर्थ रोमांटिक। ये क्या लिखते हैं यार, रुक जाओ। ये जो हमारे टीम मेंबर है ना, बहुत अच्छी PDF बनाते हैं। ट्रॉमेटिक सुन रहे होंगे ना, तो उनको भी समझ आएगा बेसिकली हो क्या रहा है। PTSD इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट थॉट। तो PTSD में क्या होता है, एक लंबे समय तक हमारे दिमाग में थॉट्स, मेमोरीज या ड्रीम्स चलते हैं ट्रोमैटिक इवेंट्स के बारे में ना, सच एज वॉर, सेक्सुअली अब्यूज एटसेट्रा। तो PTSD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे पढ़ाया नहीं, पढ़ाया मैंने, एक्सप्लेनेशन में होता है, ठीक है। तो PTSD की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पास्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो पोस्ट मतलब होने के बाद, पास्ट, इतना भी डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्रेजेंट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू, ये चीजें आपको समझ आ गई। इनके आंसर यहाँ पे डाल दिए, PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। और देखो जो भी बच्चे अब नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूंगा, स्पेशलाइजेशन का जो पोर्शन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ प्लेलिस्ट जाओ, वहां पर बनी हुई है प्लेलिस्ट ना, स्पेशलाइजेशन, सुपरवाइजर, जनरल अवेयर, सुपर, उसको छोड़ के जो आपके सिलेबस में बाकी चीजें मेंशन है इंग्लिश, उनके भी लेक्चर्स पढ़े, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखो, आपको सारे लेक्चर्स वहां पर मिल जाएंगे यूट्यूब में ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक और चीज, बहुत से बच्चे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि आपका कोई पेड कोर्स दिस दैट, नहीं, सारा यूट्यूब में ही आपको पढ़ाया जाता है। एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब कुछ ऐसा एग्जाम आने का मुझे लगेगा ना कि एग्जाम आने वाला है या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन टाइप आएगी, उसके बाद मैं आपको ना एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो आप लगा लेना। क्योंकि देखो फाइनेंस एसआई का एग्जाम हुआ, अगर आपने उस एग्जाम में आपने दिया होगा, आप में से बच्चों ने, और कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने दिया है आप में से नहीं है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, टेलीग्राम पे मैसेजेस जो मेरे टीम मेंबर्स को आते हैं, मेल्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 60-70% जो है पोर्शन यहीं से निकल गया एग्जाम में उनका, तो उनको बहुत हेल्प मिली है। और कईयों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, 99 अबव मार्क्स हैं, उन बच्चों के कमेंट्स आए, तो मतलब उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, हैव ट्रस्ट इन अस। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत इफेक्टिव दे रहे होंगे, आप पढ़ लेना, और जगह से भी आपको भी समझ आ जाएगा कि इतना किया जाता है। और अगर सपोज करो लेक्चर नहीं आता, देखो अगर आपको इतना अच्छा लेक्चर बनाना है, हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो टाइम लगता है। अगर मैं जल्दी में एक लेक्चर ले आऊँगा तो वैसा नहीं होगा। तो अगर एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर आ रहा है या लेक्चर नहीं आ रहा है, हैव पेशेंस,
पढ़ा करो, रिवाइज कर लिया करो, तब तक पीछे वाली चीजें, पीछे वाले लेक्चर उठा के देख लिए। रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप कितना पढ़ते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कितना रिवाइज करते हो, क्योंकि एग्जाम में रिवीजन ना होने की वजह से 2 ऑप्शंस में जब इंसान फंस जाता है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां पर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह वही शेयर करते हैं, प्लस कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहीं प्रोवाइड करते हैं। और आप में से जितने बच्चों ने फॉरेस्टर का फॉर्म भरा हुआ है उसमें पोस्ट अच्छी खासी है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो कल से फॉरेस्टर की क्लासेस जो है वो चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी। फॉरेस्टर जनरल साइंस से मैं स्टार्ट करूंगा, एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको फॉरेस्टर पढ़ाऊंगा, आपको भी मतलब अच्छे से समझ आएंगी वो चीज़ें। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं करा तो डू शेयर इट, डू दिस थिंग फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।